हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं अमित मिश्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल इको जंक्शन लाइव पर। तो सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने जो प्यार दिखाया है, जो अच्छे अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, मैं उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूं। और मैं कोशिश करता हूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कंटेंट्स आपको डिलीवर करूं, ताकि आप उससे लाभान्वित हों और एग्ज़ाम्स में आप अच्छे मार्क्स लाएं। आई एम श्योर कि आपको इन चैप्टर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस आप लगातार देखते रहिए सारे वीडियोस और लोगों को शेयर कीजिए। वो लोग भी सब्सक्राइब करें जिन लोगों ने नहीं किया है, और अपने ग्रुप में आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। बेसिकली ये 7th चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। हम यहाँ से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने ज़्यादातर देखा है कि मैक्सिमम स्कूल्स में शुरू के जो 4 चैप्टर्स पढ़ा दिए गए, इसको हम बाद में कवर करने वाले हैं। तो ये मैं मान के चलता हूँ कि ज़्यादातर बच्चों ने नेशनल इनकम पढ़ा होगा, और नेशनल इनकम अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो हम आगे वीडियोस डालेंगे, आप देख लेना नेशनल इनकम में। क्योंकि एक चीज़ उसमें आएगा, इसमें हम जो पढ़ाने वाले हैं, नेशनल इनकम का एक मेथड होता है एक्सपेंडिचर मेथड, जिसका काम यहाँ पे पढ़ने वाला है। यानी कितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं, जितने भी एक्सपेंडिचर्स एक इकोनॉमी में होते हैं, वो सारे एक्सपेंडिचर को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? सबसे पहले चैप्टर का नाम है एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, राइट। तो जानते हैं एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। देखो, डिमांड जो है 11th में हमने पढ़ा है। 11th में डिमांड जो है बच्चों ने पढ़ा है। 11th में जो डिमांड होता है वो क्वांटिटी होती है, राइट। डिमांड को किस में मेजर कर सकते हैं? क्वांटिटी में कर सकते हैं। यानी क्वांटिटी में हम करते हैं डिमांड, कितनी डिमांड आ रही है, राइट। तो हम डिमांड के चैप्टर में, 11th के चैप्टर में उसको हम डिस्कस करते हैं। बट यहाँ पे है एग्रीगेट डिमांड। क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे हैं, जो भी चीजें हम पढ़ेंगे, जो भी वेरिएबल्स पढ़ेंगे, वो एग्रीगेट लेवल पे पढ़ेंगे, यानी बड़े लेवल पे पढ़ेंगे, राइट। ग्रॉस लेवल पे यानी मैक्रो लेवल पे पढ़ेंगे। अगर हम वहां पे डिमांड की बात करें 11th में, वो माइक्रो में क्या होता है, पर्टिकुलर एक व्यक्ति जो होता है, एक कंज्यूमर जो होता है, वो कितना डिमांड एक्सप्रेस करता है, उसको हम वहां पे एनालिसिस करते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। बट यहाँ मैक्रो इकोनॉमिक्स है, तो ये जो डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड, वो उससे बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। इवन ये डिमांड जो है वो रुपीज में कैलकुलेट करते हैं, रुपीज में आता है। अब वो डिमांड जो होता है वो किस में आता है? क्वांटिटी में आता है, क्यू से हम जिसको नोट करते हैं, तो ये रुपीज में आता है, अमाउंट में आता है। अब ये होता क्या एग्रीगेट डिमांड, इसको समझ लेते हैं। अब देखो, सपोज करो एक हमारी पूरी इकोनॉमी है, राइट। ये इंडियन इकोनॉमी, इंडिया है पूरा, ठीक। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के लोग होंगे, अलग अलग टाइप के लोग होंगे, जो कि कहीं ना कहीं अपना डिमांड एक्सप्रेस करते होंगे। इसमें कोई कंज्यूमर होगा, हाउस होल्ड जिसको कहते हैं, हाउस होल्ड, ठीक है, हाउस होल्ड होगा। इसमें कुछ लोग इन्वेस्टर्स होंगे, यानी प्रोड्यूसर्स होंगे, ठीक। ये प्रोड्यूसर्स होंगे, हाउस होल्ड होंगे। गवर्नमेंट की भी कुछ मशीनरीज हैं, वो खर्च करते हैं, यानी गवर्नमेंट वो भी खर्च करती है। और रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड आपने देखा होगा कि एक देश दूसरे देश पे आधारित होता है, यानी लोगों का ट्रांजैक्शन, हर देश का दूसरे देश से क्या होता है? ट्रांजैक्शन होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है। तो जो नेट एक्सपोर्ट हम निकालते हैं वो एक्स माइनस एम होता है, एक्स माइनस एम। अगर ये टोटल हम देखें, तो ये टोटल एक्सपेंडिचर का पूरी इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं, ये 4 में क्लासिफाइड होते हैं: हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर। आप नेशनल इनकम में एक्सपेंडिचर मेथड पे पढ़ते हैं ये सब, कि कितने टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं। तो बेसिकली क्या है, एग्रीगेट डिमांड वो टोटल एक्सपेंडिचर ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? ये प्लान्ड एक्सपेंडिचर है। यानी आने वाले एक साल में, एक साल के अंदर जो भी हम प्लान कर रहे हैं, हम मतलब पूरी इकोनॉमी, एंटायर इकोनॉमी इज प्लानिंग टू स्पेंड ऑन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। पूरी इकोनॉमी में, ये जो पूरी इकोनॉमी के जो जितने भी एलिमेंट्स हैं, जो आने वाले समय में प्लान कर रहे हैं एक्सपेंडिचर करने के लिए, उसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। आई रिपीट, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड ये होता है जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर है, यानी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं पूरी इकोनॉमी के, वो आने वाले एक साल में, आने वाले एक साल में कहाँ कहाँ प्लान करते हैं, कितना अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना वो एक्सपेंडिचर करने वाले हैं, ठीक। तो ये हम इसमें देखें तो 2-3 चीजें निकल के आती हैं। क्या? एक तो जो एग्रीगेट डिमांड है, जिसको हम शॉर्ट में एडी भी कहते हैं, एग्रीगेट डिमांड जो होगा, डिनोट हो गया वो
अमाउंट में होगा, अमाउंट हम हमारी करेंसी क्या है, रुपीज है, तो रुपीज में होगा, ठीक, पूरी इकोनॉमी का। दूसरी चीज कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो प्लान्ड होता है या एक्चुअल नहीं होता है, ये क्या होता है, प्लान। एक्चुअल तो होता है कि साल भर में देखते हैं कितना आता है डिमांड, लेकिन प्लान होता है कि ये मान के चले हैं कि हम अगले साल नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम कितना एक्सपेंडिचर टोटल करने वाले हैं, या पूरी ये इकोनॉमी जो है वो कहां कहां कितना एक्सपेंडिचर करेगी, उनको सम टोटल कर दें तो उसी को बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। तो प्लान होना चाहिए। और एक और चीज कि एक साल के अंदर विद इन एन ईयर, यानी ड्यूरिंग द ईयर, यानी पूरे एक साल में फॉर द पीरियड ऑफ ईयर, एन अकाउंटिंग ईयर, पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। ये तीन चीज ध्यान रखना, एक तो रुपीज में होगा टोटल, क्योंकि एक्सपेंडिचर है तो रुपीज में होगा, अमाउंट में होगा, और प्लान्ड होगा, और विद इन एन अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर में कितनी प्लान हो रही है और किसके द्वारा होगी, कि जितने भी एलिमेंट्स हैं कौन कौन से हैं, हाउस होल्ड सेक्टर हो गया, प्रोड्यूसर सेक्टर हो गया, एक्स माइनस है मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का कितना खर्च हो रहा है, कितना खर्च प्लान कर रहे हैं, और गवर्नमेंट सेक्टर भी है वो कितना खर्च करने वाली है, उसकी पूरी टोटल प्लानिंग हो गई। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रहे कि जो अकाउंटिंग ईयर में है फॉर द पीरियड ऑफ ईयर कितना खर्च होने वाला है, इसका मतलब ये होगा कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया, फ्लो कॉन्सेप्ट। आपने पढ़ा होगा लास्ट फर्स्ट सेकंड चैप्टर में कि फ्लो कॉन्सेप्ट है या स्टॉक कॉन्सेप्ट है। स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी एक दिन में अगर बात करें, पर्टिकुलर टाइम की बात करें तो, बट ये क्या है पूरे साल भर में, एक साल में आने वाले एक साल में कितना खर्च हम प्लान कर रहे हैं, हम टोटल सारे लोग मिलकर कितना खर्च करने वाले हैं, तो ये क्या हो गया फॉर द पीरियड ऑफ टाइम, क्या हो गया, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लो कॉन्सेप्ट, दैट इज फ्लो कॉन्सेप्ट, फ्लो कॉन्सेप्ट। ठीक, अब इसको हम, ये तो एक तरह से रफ फिगर है पूरा मैंने बताया, अब इसको आप सही करो ठीक से, एग्रीगेट डिमांड एक्चुअली क्या होता है। अब यहां से स्टार्ट करते हैं, एग्रीगेट डिमांड क्या है। ठीक है, एक चीज तो समझ में आया होगा कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो रुपीज में हमें देखना है, यहाँ पे जो एग्रीगेट डिमांड है वो रुपीज में। मैं एक एग्जांपल देता हूं, उसके बाद आगे इसको समझाता हूं। सपोज करो कि आप अपने पेरेंट्स से कहते हो कि मेरी 12th की पढ़ाई पूरी हो गई है, अब मुझे जाना है बाहर कहीं पढ़ाई करने। ठीक है, मैं हायर स्टडी करूंगा, या हो सकता है कि मैं 1 साल 2 साल तैयारी के लिए जा रहा हूँ, तो आप क्या कहते हो कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, और आप इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, हालांकि मैं एग्रीगेट डिमांड में, एग्रीगेट होता है, कई लोग होते हैं, आप हैं कई लोग, मान लीजिए मिलकर मैं बात करूं, पर्सनली किसी एक का एग्जांपल मैं दूं, तो वो कहता है कि मेरी डिमांड आगे के 1 साल, यानी मैं 1 साल वहां रहने वाला हूं दिल्ली में, और मुझे आप साल भर के लिए 2 लाख रुपए मुझे दे दो, 2 लाख रुपीज यू आर आस्किंग, राइट। अब आप 2 लाख रुपए जो मांग रहे हो, तो पेरेंट्स आपसे क्या कहते हैं, पेरेंट्स आपसे कहते हैं कि भाई 2 लाख में तुम्हारा हो जाएगा, हाँ बोलते हैं हाँ 2 लाख में मेरा होगा, कहाँ कहाँ डिमांड है, क्या क्या करो करने वाले हो, तो आप बताओगे कि 2 लाख में मैं इतना रेंट दूंगा, फिर मैं खाने पे इतना खर्च करूंगा, यानी डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे आप एलोकेट करोगे, ये आपका इंडिविजुअल हो गया। ठीक, अगर ये मान लो कि पूरी इकोनॉमी में अगर जितने भी लोग हैं वो, कोई पढ़ाई करने जा रहा है तो साल भर के लिए प्लान करके जा रहा है, तो कि इतना हमें दे दीजिए, हमारा इतना इतना डिमांड है, यानी आप कितने का डिमांड कर रहे हो, 2 लाख का डिमांड कर रहे हो। अगर कोई बिजनेसमैन है, तो वो, उसने क्या साल भर में प्लान किया है कि हमारे पास इतना रुपया आ जाएगा तो मैं इतना इन्वेस्ट करने वाला हूँ, मैं यहाँ यहाँ ये करूंगा, यानी जो टोटल उसका एक्सपेंडिचर होगा, वो तो जो प्रोड्यूसर्स होंगे, प्रोड्यूसर्स का एक्सपेंडिचर क्या कहलाता है, दैट इज इन्वेस्टमेंट, उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं, तो उसका हो गया। गवर्नमेंट भी प्लान करती है कि आने वाले टाइम पे हम कहाँ कहाँ खर्च करने वाले हैं, अलग अलग जगहों पे कैसे कैसे खर्च कर रहे हैं। ठीक, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात करें तो कैसे निकालते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो एक्सपोर्ट से इंपोर्ट का जो बैलेंस होता है दैट इज कॉल्ड नेट एक्सपोर्ट। ठीक, तो ये 4 चीजें होती हैं, तो ये सारे अगर हम देखें तो ये क्या रुपीज में ही आएंगे। अब आपने जो डिमांड किया है वो डिमांड किस में किया है, रुपीज में किया है, कि भाई हमें, कोई कहता है कि मुझे हाउस होल्ड सेक्टर, मैं मान लेता हूं कि हाउस होल्ड सेक्टर में एक ही बंदा है पूरी इकोनॉमी में, मान लो अगर
अज्यूम करके चलते हैं कि एक ही आदमी है जो कहता है कि मुझे 2 लाख अगर रुपए दे दो। ये हाउस होल्ड सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है। इसने कहा कि मुझे 2 लाख रुपीज चाहिए, एक साल में मैं प्लान कर रहा हूं कि मेरा 2 लाख मैं खर्चा करूंगा, यानी 2 लाख का डिमांड वो करता है, राइट, 2 लाख। ये एजम्पशंस हैं, थोड़ा सा इसको आप समझ लेना। हाउस होल्ड सेक्टर है। अगर गवर्नमेंट ने भी प्लान किया, गवर्नमेंट ने कहा कि 10 लाख ये भी खर्च करने वाले हैं, एक साल में ये भी प्लान कर रहे हैं, इनकी भी डिमांड है 10 लाख की, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट जो सेक्टर है यानी प्रोड्यूसर सेक्टर है, उसने कहा, जो प्रोड्यूसर सेक्टर जो भी खर्च करता है वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है, उसका सारा एक्सपेंडिचर क्या कहलाता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को क्या कहते हैं हम, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो अगर इसने कहा कि मुझे 50 लाख, जो 50 लाख है टोटल साल भर में हमें इतना खर्च करने जा रहा है, इतना प्लान कर रहा है वो, ठीक है। एक्स माइनस एम, यानी एक्स माइनस एम की बात करें तो एक्स माइनस एम क्या हो गया, नेट एक्सपोर्ट, दैट इज कॉल्ड नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट अगर टोटल देखा जाए, हालांकि हाउस होल्ड सेक्टर को हम क्या कहते हैं, इनके खर्च को क्या बोलते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट इज कॉल्ड, उसको हम डिनोट करते हैं सी से। तो ये मैं एच हटा देता हूं, एच तो हाउस होल्ड के लिए मैंने रखा था, दैट इज सी, सी जी आई। हम अगर इससे करेंगे सी और आई पहले लिख देंगे तो गवर्नमेंट यहाँ पे चल जाएगा। जैसे ये कौन है, प्रोड्यूसर, जो हाउस होल्ड सेक्टर है, यानी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी हाउस होल्ड जो खर्च करता है वो, ठीक है। जिसका रिटर्न कुछ नहीं मिलना है, वो जो भी है वो खर्च में जाता है, वो अपने लाइफ को स्पेंड करने के लिए, लाइफ को सरवाइव करने के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए जो भी वो खर्च कर रहा है, दैट इज कॉल्ड सी, यानी जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, राइट। और ये है, यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आई, यानी इन्वेस्टमेंट, यानी प्रोड्यूसर जो करते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और ये है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और एक्स माइनस एम को मैंने यहाँ सेकेंड लाइन में कुछ किया नहीं, जो ऑर्डर है उसको मैंने थोड़ा चेंज कर दिया। यहाँ पे क्या था, सी जी आई, तो मैंने आई यहाँ पे कर दिया, और इसका पर्पज सिर्फ ये है कि आसानी से आप याद कर लो, सी आई जी एक्स माइनस एम। अगर क्वेश्चन आता है, बहुत क्वेश्चन, कई बार ऐसा हुआ कि क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, तो आप क्या बताओगे, एग्रीगेट डिमांड को डिफाइन करोगे। मैंने इजी डिफिनेशन दिखाया है आपको, बताया कि डिफिनेशन का क्या है, the total amount of expenditure on different goods and services by different elements of economy within an accounting year। लेकिन एक और चीज आप उसमें ऐड करेंगे, एट इनकम लेवल, एट डिफरेंट इनकम लेवल, यानी पूरी इकोनॉमी में, पूरी इकोनॉमी में डिफरेंट, जैसे जैसे इनकम बढ़ता जाता है, इनकम लेवल पे जो हमारा खर्च, हम टोटल जो खर्च प्लान कर रहे हैं कि अगर इतना इनकम रहा तो हम पूरी इकोनॉमी में इतना इनकम रहा तो हम इतना खर्च करने वाले हैं, हम मतलब ये सारे मिला के, सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं, कंपोनेंट्स, ठीक। तो डिफरेंट इनकम लेवल पे जो भी खर्च की जो प्लानिंग हो रही है उसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड, प्लान्ड एक्सपेंडिचर, माइंड इट, दैट इज कॉल्ड प्लान्ड एक्सपेंडिचर, राइट, ऑन डिफरेंट इनकम लेवल। तो CIGX minus M, these are the components of aggregate demand। क्वेश्चन आता है पूरा अगर ऐसे कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, तो आप ये बताओगे कि दैट इज सी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, दैट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये सब सारा फाइनल है, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर, एंड दैट इज एक्स माइनस एम, मतलब एक्सपेंडिचर ऑन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, या एक्सपेंडिचर बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के पे जो भी खर्च हमारे आ रहे हैं वो हम क्या करते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं, ज्यादातर देशों से मंगवाते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से मंगवाते भी हैं, और हम क्या करते हैं कि प्रोडक्शन के बाद हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो दोनों का जो बैलेंस कहलाता है वो नेट एक्सपोर्ट कहलाता है, ठीक है। तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अब एक चीज, अब आगे बढ़ते हैं इसमें कि एग्रीगेट डिमांड जो है, कंपोनेंट्स तो समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पे एक एजम्पशन हम ये लेते हैं, बेसिकली क्या होता है कि वैसे तो कहने को एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे पूरा लिख दे रहा हूँ, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, एक्स माइनस एम, ये एग्रीगेट डिमांड का टोटल वो हो गया। एग्रीगेट डिमांड में क्या क्या आता है सब, एग्रीगेट डिमांड मैं फिर से बार बार ये बोल रहा हूँ कि एग्रीगेट डिमांड रुपीज में होता है, क्वांटिटी कभी गलती से मत बोलना, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, रुपीज में ही आता है। एक्सपेंडिचर तो रुपीज में ही होगा, या उस करेंसी, उस कंट्री की करेंसी में ही होगा, डोमेस्टिक करेंसी में ही होगा, ठीक है। तो अमाउंट जो होता है वो, चूंकि वो ये डिमांड जो होता है वो एक्सपेंडिचर की क्या प्लानिंग हो रही है पूरे साल भर में, आने वाले साल में, वो होता है।
तो ये कंपोनेंट है। लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे जी और एक्स को हटा दिया, जी और एक्स को हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई लोग ऐसा बताते हैं, सीधा बता देते हैं कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि जी और एक्स माइनस एम को हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं? एक लॉजिक है, उसको भी समझो जरा। क्यों? क्योंकि अब एडी इज इक्वल टू, हम दो ही चीजों को उठाते हैं, सी प्लस आई, यानी एडी के कंपोनेंट्स क्या है, ये आपका फॉर्मूला है एडी का। क्योंकि दो के हटाने के बाद आपके पास दो ही बचे, कौन कौन से? सी, सी क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो जो हाउस होल्ड खर्च करते हैं और अपने सर्वाइवल के लिए, अपने एग्जिस्टेंस के लिए खर्च करते हैं, जहां से कोई रिटर्न नहीं मिलता है, उस टाइप का खर्चा, ठीक है, वो यहाँ पे रख देते हैं। और आई जो है वो इन्वेस्टमेंट, ये रिटर्न देता है। ये कौन करता है? प्रोड्यूसर करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज जरा दिमाग लगाना कि ये इन्वेस्टमेंट, जब भी हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तो हमें लगता है कि प्रोड्यूसर का जो खर्चा होता है, ऐसा नहीं है। हाउस होल्ड भी कभी कभी इन्वेस्टमेंट करता है। क्या हम सैलरी कमाते हैं, सैलरी जो हम अर्न करते हैं, उनमें से क्या सारा का सारा हम अपने खर्च में लगा देते हैं? अगर हमारे पास पैसे अगर कुछ और है तो कुछ और खर्च हम नहीं लगा देते हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं, हम भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं घर ले लिया, कहीं जमीन ले लिया, कहीं प्लॉट खरीद ली, तो वो हमारा क्या है, वो इन्वेस्टमेंट हुआ कि नहीं? हम तो हाउस होल्ड है, हमने जो भी खर्च वो इस टाइप के किए जो हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे शौक के लिए, हमारे परिवार के लिए है, वो तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हुआ, सी। बट हम भी क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट हम भी करते हैं, एक हाउस होल्ड भी करता है। उसके पास अगर एक्सेस मनी है तो वो क्या करता है, कहीं कार खरीद के उसने चलवा दिया कहीं, या कहीं उसने बॉन्ड खरीद ली, कहीं शेयर खरीद लिया, तो वो इन्वेस्टमेंट वो भी है, ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन वो भी कर रहा है। लेकिन ये प्योर ऐसा है, इसमें चाहे जो भी हो, ये जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ये हाउस होल्ड का वो खर्चा है जो कुछ रिटर्न नहीं देता है, अपने एग्जिस्टेंस के लिए करता है। ध्यान रहे, ये जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर है, ये भी इसी टाइप का है, बट इसको गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट कैसे खर्च करती है, किस टाइप का खर्च करती है? गवर्नमेंट के वो एक्सपेंडिचर जो कि अपने डिपार्टमेंट को कैरी ऑन करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए करती है। जैसे उसको सैलरी देनी है, अगर डिफेंस सिस्टम है, पुलिस सिस्टम है, एडमिन है, उसको चलाने के लिए उस पर खर्च करती है। क्या वहां से कोई रिटर्न आता है? क्या डिफेंस पे जो गवर्नमेंट खर्च करती है उससे कोई रिटर्न मिलता है क्या गवर्नमेंट को? नेवर, कभी रिटर्न नहीं मिलता है। वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, वो प्योर खर्चा होता है। क्या वो खर्चा इस खर्चे के नेचर का नहीं लग रहा है? बिल्कुल ऐसा ही है, इसी टाइप का खर्च वो भी है। ये भी कुछ रिटर्न नहीं दे रहा, ये भी कुछ रिटर्न नहीं दे रहा। ये वजह है कि हमने जी को यहां से हटा दिया, ठीक है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हमने हटा दिया, ठीक है, क्योंकि उसका नेचर ऐसे ही है, बस ये गवर्नमेंट कर रही थी, ये हाउस होल्ड खुद अपना करता है, ठीक है। अब आते हैं x माइनस एम को क्यों हटा दिया? x माइनस एम को भी इसलिए हटा दिया क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि पूरी इकोनॉमी में जो ऑटोनॉमस है, ये इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट क्या करती है बजट में। और एक एजम्पशन हम एक और बना के चलते हैं, आप एजम्पशन लेके चलते हैं कि बजट जब पास होता है, गवर्नमेंट बजट जो पास करती है, तो उसने पहले ही पूरा एक साल का पूरा रोड मैप तैयार कर लिया कि कहाँ कहाँ कितना कितना खर्च होने वाला है, कहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा होने वाला है, कहाँ रेवेन्यू हमारा जो ऐसा एक्सपेंडिचर जो होगा, जो हमारा प्योर जो होगा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, जो वहां से कुछ आना नहीं है, रिटर्न नहीं मिलने वाला है। जैसे सैलरी देना है तो गवर्नमेंट को कुछ मिलना है क्या? नहीं मिलना है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट अपने बजटरी पॉलिसी में कुछ ऐसा पॉलिसी लाती है जो कि लोगों के वेलफेयर के लिए जो खर्च करना है, वहां से कुछ मिलता नहीं है। हेल्थ पे कुछ खर्च करना है, मिलता नहीं है। एजुकेशन पे जो खर्च करती है गवर्नमेंट, उससे कुछ रिटर्न मिलता है क्या? नेवर। तो इस टाइप के खर्च आते हैं। तो सी प्लस आई को हमने लिया, जी और एक्स माइनस एम को हमने हटा दिया, क्योंकि एक्स माइनस एम भी वही है कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो प्रोडक्शन होता है, हमने एक्सपोर्ट किया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बैलेंस होता है वो एक्स में आता है। तो फाइनली देखा जाए तो एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट्स हमने यहां से पिक किए, 4 में से 2, 2 ऑफ 4, यानी यही दो आपके पास कंपोनेंट्स आएंगे। एक बार मैं फिर से दोहरा रहा हूं, अगर क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, एक्सप्लेन ब्रीफली, तो आप ये चारों कंपोनेंट्स को बताओगे, ना सिर्फ ये इसका फॉर्मूला नोट करोगे, बट इसको एक एक को बताओगे, एक्सप्लेन करोगे कि व्हाट इज सी, व्हाट इज आई, व्हाट इज जी, व्हाट इज एक्स माइनस एम, ठीक है। आपका पूरा सॉलिड नंबर उसमें मिलेंगे, पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं, यहां से नंबर कटते नहीं है, कभी नहीं कटते। लेकिन
आगे जो हम पढ़ने वाले हैं, ग्राफ अगर पढ़ने वाले हैं, अगर ऐसा आता है एग्रीगेट कि व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीगेट डिमांड, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम, तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये दोनों को हटाना पड़ेगा आपको। अब काम यहां से पड़ेगा, यानी ये दोनों कंपोनेंट्स को लेना होगा। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई से आगे बढ़ना है, ठीक है। सी प्लस आई दो कंपोनेंट्स हैं, अब इस चीज को ध्यान देना। अब मैं एक शेड्यूल ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। शेड्यूल में आपको देखो बेसिकली क्या चाहिए, डिफरेंट इनकम लेवल पे जो कंजम्पशन होता है, जितने टाइप के हमारे इकोनॉमी में कंजम्पशन होते हैं, एक्सपेंडिचर प्लान होते हैं, प्लान किए जाते हैं, उन्हीं को रखना है पहले। तो आप देखो कि ये शेड्यूल बन के आ जाता है। शेड्यूल में हमने सबसे पहला रखा इनकम लेवल, ये क्या है, इनकम लेवल। अब बताओ ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड की हम बात कर रहे हैं, तो कौन सा इनकम होगा? ऑब्वियसली वो नेशनल इनकम ही होता है कि पूरी इकोनॉमी का इनकम कितना होगा, कितना इनकम बढ़ेगा, इनकम के बढ़ने के साथ साथ खर्चे बढ़ते हैं ऑब्वियसली। खर्चे में दो ही हमने रखे, कौन कौन से, ये एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, यही दो हमें उठाना है खाली, ठीक। अब यहाँ पे देखो क्या है, ये इनकम को हम क्या करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, वाई से, कैपिटल वाई है, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है, ये वाई है इनकम लेवल। एक चीज ध्यान देना, इनकम को हमेशा इकोनॉमिक्स में वाई से डिनोट करते हैं, इनकम इज ऑलवेज डिनोटेड बाय वाई। अब दूसरा यहाँ पे क्या लिया, कंजम्पशन। कौन सा कंजम्पशन, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये सी लिया, जो हाउस होल्ड का खर्चा होता है। और दूसरा कंपोनेंट क्या है, बस यही लेके चलना है। अब ये जी और एक्स माइनस एम को हमने हटा दिया, ठीक है। सी प्लस आई दो हैं, तो ये है इन्वेस्टमेंट। अब देखना ध्यान से कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, जीरो इनकम लेवल कर लेते हैं। जीरो इनकम लेवल क्यों, जरूरी तो है नहीं कि सारी इकोनॉमी अर्न करे, एक एजम्पशन हम लेके चलेंगे कि जीरो इनकम पे भी देखते हैं खर्च होता है। एक्चुअली क्या होता है कि एक हमारा ऐसा खर्चा होता है इवन विदाउट इनकम, जब इनकम नहीं होता है तब भी कुछ हम खर्च करते ही हैं। आप अगर कमाना बंद कर दें, जीरो इनकम आपका होगा, तो क्या आपके खर्चे नहीं रहेंगे, उस टाइम पे भी खर्च करेंगे कि नहीं। इवन क्या होता है कि कोविड के काल में या ऐसे कोई परिस्थिति बन जाती है, तो लोगों की इनकम बिल्कुल जीरो हो जाती है, क्या खर्च करना बंद कर देते हैं? खर्च उनको अपने आप को सर्वाइव करने के लिए या तो पिछले पिछले जो कमाई होती है उसमें से खर्च करते हैं, या लोगों से उधार मांग के करते हैं, बट करते जरूर है। ऐसा नहीं कि इनकम जीरो तो एकदम खर्च नहीं, खाएंगे पिएंगे नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसा तो होता नहीं है। तो उस कंजम्पशन को बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन, यानी विदाउट इनकम, इवन विदाउट इनकम देयर इज एन ऑटोनॉमस कंजम्पशन। एक ऑटोनॉमस कंजम्पशन को आप मिनिमम कंजम्पशन भी बोल सकते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन को मिनिमम कंजम्पशन भी बोल सकते हैं, जो कि जीरो इनकम लेवल पे भी है। एडी का डेफिनेशन क्या है, एडी का डेफिनेशन ये है कि एट डिफरेंट इनकम लेवल व्हाट एन इकोनॉमी इज प्लानिंग टू स्पेंड ऑन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। तो जीरो इनकम लेवल, जीरो से हमने क्या कर लिया, एक शेड्यूल हम बनाते हैं, आप मिलके चलो एक शेड्यूल बनाते हैं, देखते हैं कैसे। मान लीजिए अब 50 है, अब इनकम लेवल हम मान लेते हैं कि रुपीज में ही है, करोड़ में हो सकती है, 50,000 लाख करोड़ में भी हो सकती है। हमने यहाँ पे खाली एक एजम्पशन रख दिया, जीरो इनकम लेवल। इनकम लेवल ऑब्वियसली रुपीज में ही होगी, हमारे कंट्री की बात करें तो रुपीज में ही होगी। जीरो इनकम लेवल 50, 50 के मार्जिन पे आप बढ़ा लो, 150, 200, 250, दैट इज इनकम लेवल। अब आपको क्या करना है, खर्च देखना है, कंजम्पशन जो हाउस होल्ड का खर्च होता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब जीरो इनकम लेवल पे भी कुछ ना कुछ खर्च होगा, उसको हमने अज्यूम कर लिया 20 है, ठीक है। अगर जीरो रुपीज है तो 20 रुपीज खर्च आपको करना पड़ रहा है, चाहे पिछली सेविंग से आप करो या उधार मांग के करो, ठीक है, आपको करना पड़ेगा उतना खर्च को मिनिमम। और इसी को बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो जीरो पे होता है। इसको हमने यहाँ पे लिख दिया सी बार। सी बार क्या है, सी बार ध्यान दें आएगा, सी बार जो होता है वो ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। बाकी सब सी होंगे, बाकी जो है वो इनकम के साथ है, ये बिना इनकम का है, ये बिना इनकम का है, उसको बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। 20 के आगे हमने सी बार लगा दिया है, इस चीज को ध्यान देना जरा, ठीक है। तो दैट इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब ये 50 इनकम लेवल पे क्या होगा, 50 इनकम लेवल पे जो यहाँ पे आ रहा है आपका
अब इसको भी 40-40 के मार्जिन पे आप इसको इंक्रीज करते जाओ। 20+40 = 60। ठीक, अब ये 100 पे है, इसमें 40 ऐड कर दो, ये हो जाएगा 100। ठीक, और ये 1 हो जाएगा 140, एंड दैट इज 180, और ये कितना हो जाएगा 220। ठीक, ये रहा। अब देखो जैसे जैसे इनकम बढ़ता जा रहा है, कंजम्पशन होगा, कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है। एक टाइम शुरुआत में ऐसा है, बिना इनकम, बिना, अभी आप यहाँ पे देखो जीरो इनकम पे 20 है, यानी यहाँ पे खर्च ज्यादा है, आमदनी जीरो है, आमदनी कुछ नहीं है, वो सर्वाइवल के लिए है, मिनिमम एक्सपेंडिचर। अब ये बढ़ा तो देखो 40, अब आप ये देखो कि इनकम आपका 50 के रेशियो में बढ़ रहा है, और कंजम्पशन हमने देखा है कि कंजम्पशन, और ये प्रैक्टिकली ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि शेड्यूल में हमने बना दिया, प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि शुरू में जो है वो खर्च जो होते हैं वो बढ़ते हैं, लेकिन इनकम इनकम कहीं खर्च से आगे निकल जाता है। फिर हम क्या करते हैं कि शुरुआत में देखो हमने एक मिनिमम एक्सपेंडिचर जो किया है, लेकिन उसके बाद जब इनकम बढ़ते गए तो खर्च जो है वो एक्सपेंडिचर इज लैगिंग बिहाइंड द इनकम, यानी इनकम के पीछे चला जाता है। ऐसा तो नहीं कि आप इसी रेशियो में बढ़ते उसको करते जाओगे, यहाँ पे जीरो इनकम पे 20 है तो आप ये बढ़ाओगे तो इसको और बढ़ाते चले जाओगे, तब तक आप खर्च को इनकम से आगे लेके जाओगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका इनकम ज्यादा होगा, उसके हिसाब से आपको लगता है कि नहीं सेविंग भी हमें करनी चाहिए, या फिर हम तो पढ़ रहे हैं एक्सपेंडिचर, जो कितने भी एक्सपेंडिचर, चाहे वो हाउस होल्ड के द्वारा होता है, चाहे वो ऑटोनो ये क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर जो होता है, प्रोड्यूसर सेक्टर होता है, वो कितना खर्च करता है। अब इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट जो होता है वो कौन करता है, ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में भी फिलहाल आप ये समझ के चलो कि इन्वेस्टर जो होते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हाउस होल्ड भी खर्च करता है, ऐसा खर्च करता है जो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड का भी होता है, उसको हम इससे अलग रखेंगे। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट टाइप के जो खर्चे हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं कितना, वो हमने क्या कर लिया है, वो एज्यूम कर लिया है कि सब पे जो है वो ऑटोनॉमस कर दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है। गवर्नमेंट जब बजट बनाती है तो गवर्नमेंट बजट जो बनाती है वो भी तो प्लान्ड होता है, आने वाले टाइम पे कितना खर्च होने वाला है वो गवर्नमेंट पहले से बना के चलती है, कहाँ कहाँ से मिलने के आसार हैं, उसके रिसीट्स कितने हैं वो भी गवर्नमेंट अपना एज्यूम करके चलती है, एस्टिमेट करके चलती है, दैट इज कॉल्ड एस्टिमेशन। बजट एस्टिमेशन ही होता है। तो गवर्नमेंट जो जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाली है, जहां से रिटर्न मिलने वाले, यानी ऐसे जिसको हम इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो क्या है, वो क्या करेगा कि आपको रिटर्न देगा, यानी गवर्नमेंट को रिटर्न देगा, तो वो ऑटोनॉमस होती है। ऐसा नहीं कि इनकम लेवल के बढ़ने के साथ साथ वो बढ़ता जाता है। वैसे क्या होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ता जाता है तो हम क्या करते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा देते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे एज्यूम किया है कि हमारी इकोनॉमी सोशलिस्ट इकोनॉमी है, गवर्नमेंट पे आधारित है, तो यहाँ पे इनकम लेवल के बढ़ने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रहा, इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑटोनॉमस ही है। हमने एक फिगर ले लिया 20-20, सब में रखेंगे 20-20-20-20-20 एंड अगेन 20, राइट। देखो आप सब पे ऑटोनॉमस है, इनकम लेवल बढ़ रहा है लेकिन इन्वेस्टमेंट आपका सेम है। ये एजम्पशन ही है, एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी जैसी है, पहले ही तय हो गया कि कितना एक्सपेंडिचर करना है, इनकम लेवल के बढ़ने के साथ ये खर्च नहीं बढ़ेगा, बल्कि ये खर्च जो है वो बढ़ रहा है, ये चेंज हो रहा है, लेकिन ये ऑटोनॉमस है। ठीक है, प्रैक्टिकली आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इनकम लेवल बढ़ता है तो इन्वेस्टर अपना इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा देता है, होता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल हमारी इकोनॉमी सोशलिस्ट इकोनॉमी है, एक बार तय हो गया कि कितना इन्वेस्टमेंट करना है, तो इसीलिए इसको हमने 2020 पे कर दिया है। अब आप देखो कि एडी, अब इस पे हमने जो लास्ट छोड़ा है इस पे हमने एडी को कर दिया, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, सी प्लस आई। अब एडी यहाँ पे निकाल लो कितना, 2020 कितना हो जाएगा 40, और ये कितना हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 120, और ये 160, 100 एंड सॉरी ये हो जाएगा 200, 40-40 के मार्जिन पे बढ़ रहा है, एंड दैट इज 240। ठीक है, तो ये इनकम लेवल है, इसके थोड़ा सा बड़ा कर लेना, इसको इनकम लेवल करके ये वाई बड़ा कर लेना, वाई
और ये इनकम लेवल बढ़ता जा रहा है। सी प्लस आई ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ये आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो कि ऑटोनॉमस है, और ये दोनों मिला देते हैं तो एडी हो जाता है, एग्रीगेट डिमांड। अब इसी चीज को, इसी को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। यहाँ पे सामने ये दिख रहा है, ये बराबर दिख रहा है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे इसी को हमने क्या किया, ग्राफ पे प्लॉट कर दिया। प्लॉट करते हैं, चले। एक चीज ध्यान रहे, ये जो एक्सिस है ये इनकम के लिए होगा, इनकम के लिए, राइट। और ये जो होगा वो एग्रीगेट डिमांड के लिए होगा। यहाँ पे रुपीस चाहो तो लिख लो, राइट। रुपीस इसलिए कि एग्रीगेट डिमांड भी रुपीस में हो रहा है और ये भी इनकम भी जो है रुपीस है, रुपीस में है, ठीक है। अब आपके पास इनकम लेवल क्या है, देखो 0, 50 इक्वल डिस्टेंस पे। एक चीज ध्यान रहे कि सारे लोग, आप जो भी बैठे हैं, आप सारे लोग एक फेयर नोट्स बनाना, फेयर नोट्स बनाने, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप बनाओ नोट्स। और ये शेड्यूल अगर आप एज इट इज इसको नोट कर लेंगे, एक बार दिमाग में नोट हो जाएगा, तो आने वाले 3-4 चैप्टर आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। और ये टिपिकल लगते हैं, थोड़ा सा लोगों को प्रॉब्लम आती है, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, आई एम श्योर। मैं आपको अश्योर करता हूँ कि आप बिल्कुल प्रॉब्लम में नहीं आएंगे। आराम से जैसे चल रहा है इसको आप चलने देंगे, रेगुलरली आप करते रहेंगे तो इन 3-4 चैप्टर से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ग्राफ भी आते हैं, आप सब कुछ कर ले जाएंगे, आई एम वेरी मच श्योर, ठीक है। तो 50-50 के मार्जिन पे यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इनकम लेवल को बढ़ा दिया। ये इनकम 50, 100, 150, 200 एंड 250, ठीक है। 50, 100, 150, 200 एंड 250, ठीक है। और इस पे क्या रखना है आपको, एडी। अब एडी देखो, ये वाला कॉलम देखो एडी का, ठीक है। एडी भी रखना है, सी भी रखना है, आई भी रखना है, सारे आपको करने हैं, ठीक। लेकिन मैक्सिमम देख लो, मैक्सिमम आपको 240 तक जाना है। मेरे पास इसके ऊपर स्पेस है नहीं, आप अपने हिसाब से इसको देख लेना। सबसे पहले क्या करते हैं, पूरे इंटायर टेबल में हम सबसे हाईएस्ट देखते हैं, 240 है तो स्केल उसी के हिसाब से हम लेते हैं। स्केल 240 है तो एक ध्यान देना कि मैक्सिमम यहाँ तक आ सकता है एज पर माई ग्राफ, ठीक है। अपने हिसाब से आप बना लेना। तो इसको भी आप क्या करो, 20-20 पे लोगे तो 10 बार करना पड़ेगा, उससे अच्छा है कि 50-50 पे ले लो। 50, 100, 200, 150, 200 एंड 240, 250 यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो यहीं तक आ जाएगा, 240 हाईएस्ट है, यहीं पे आके रुक जाएगा। तो आप बनाओ कैसे, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट का बना लो। इन्वेस्टमेंट का अगर 50 यहाँ पे है, 50 यहाँ है, तो 20 क्या होगा, ये 25 है, यानी 20 यहाँ पे होगा, 20 यहाँ होगा, ठीक है। स्केल आप सही बनाएंगे तो बिल्कुल अच्छे से ग्राफ बनेगा। और स्केल से बनाना, हमेशा आप रफ नहीं करेंगे। हम यहाँ पे स्केल से नाप के नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप देखो बहुत ज्यादा जिगजैग कहीं नहीं आपको दिख रहा होगा, तो आप स्केल से बनाएंगे। ये 20 यहाँ पे आएगा, ठीक। अब देखो जीरो इनकम लेवल पे कितना है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, 20 यहाँ पे, जीरो पे ये रहा। 50 पे कितना है, 20 ही है, यानी 100 पे कितना है, 20 ही है। 150 पे कितना है, 20 है। अब ये मैं भी से हटा दे रहा हूँ, 150 हटा दे रहा हूँ, तो ग्राफ थोड़ा सा सही नहीं लगेगा, ठीक है। ये इसको नीचे लिख देंगे तो आप, ये 150 पे इतना ही है, और इस पे भी इतना ही है, इस पे भी इतना ही है, यानी ये चेंज नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दिस इज स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे थोड़ा सा जिगजैग बनता हुआ दिख रहा है, आप इसको स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन। एंड इट मस्ट बी, देखो थोड़ा ऊपर चला गया, इट मस्ट बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस के पैरेलल ही होता है, क्योंकि सबके बीच में इक्वल डिस्टेंस है, 20-20-20-20 का मार्जिन है, राइट। तो ये क्या हो गया बताओ, दैट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का ग्राफ बन गया। अब आते हैं सी का बनाते हैं। सी देखो मिनिमम कितना है, सी भी 20 से स्टार्ट हो रहा है। सी जीरो इन्वेस्टमेंट पे कितना है, 20 है, यानी यहीं से सी स्टार्ट होगा। ये जीरो इनकम लेवल है, और सी कितना है, 20 है, यहीं से, जहां से ये गया है वहीं से लाइन यहाँ भी ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये पहले पे होगा 20। अब 50 पे कितना है, 60। 60 कहाँ होगा, ये 50 है तो इसके थोड़ा सा ऊपर रहेगा, यानी 50 पे ये यहाँ 60 हो जाएगा, ठीक है। 100 पे कितना है, 100 पे 100 है, 100 ये हुआ, ये 100 यहाँ पे है, यानी ये हो गया 100 पे, ठीक है।
150 पे कितना है, दैट दिस इज 150 एंड इट विल बी 150 पे कितना है 140, यानी 150 यहाँ पे, से थोड़ा सा इससे नीचे आएंगे तो ये रहा, इट विल बी समवेयर हियर, इससे थोड़ा सा नीचे रहेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 200, 200 पे कितना है 180, दैट इज 200, 200 पे ये 200 है, इससे थोड़ा सा नीचे आएगा यहाँ पे, ठीक। एंड 250 पे कितना है 220, 250 यहाँ पे 220, यानी यहाँ पे ये, यानी ये भी जो लाइन ड्रॉ करेंगे सारे पॉइंट्स को मर्ज कर देंगे तो ऐसा लाइन आ जाएगा, दैट इज सी। ये हो जाएगा सी का, ये जिगजैग नहीं रहेगा, थोड़ा ध्यान रहे, आप बनाएंगे तो सही बनेगा। ये सी हो गया, ठीक है। अब आपके पास क्या बचता है, आई का हो गया, सी का हो गया, अब एडी का ड्रॉ करेंगे आप, ठीक। एडी का कहां से ड्रॉ, एडी का है 40 से, ये यहाँ पे है 50, 50 से थोड़ा नीचे यहाँ 40 रहेगा, 40 से जीरो इनकम लेवल पे कितना है एडी 40, ठीक 40 है, जीरो इनकम लेवल पे इतना है। उसके बाद अब आप आगे बढ़ेंगे कि ये कितना है, हाँ 50 पे, 50 पे कितना आ रहा है, 50 पे आ रहा है आपका 100, 50 पे टोटल आ रहा है 100, 100 ये यहाँ पे इसके पास आएगा, यानी ये यहाँ पे, सॉरी 50 पे कितना है, 50 पे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, हाँ 100 है, 100 और सॉरी 100 नहीं आएगा, ये कितना आएगा 80 आएगा ना, 60 + 20 इज इक्वल टू 80, 80 आएगा, ये 100 यहाँ पे है, 80, 80 यहाँ पे, तो इट विल बी समवेयर हियर। उसके बाद फिर ये 100 पे कितना आ रहा है, 100 पे एडी कितना है 120, 100 यहाँ पे है, 120 यहाँ पे आएगा, यानी 100 पे 120, इट विल बी समवेयर हियर, ठीक। देन 150 पे कितना है 160, 150 यहाँ है, 160 कहाँ जाएगा, इधर आएगा, ठीक। और उसके बाद फिर ये कितना है 200, 200 पे कितना है 200 पे 200, यानी ये 200 है, और 200 पे कितना आएगा, ये 200 यहाँ पे आएगा इधर, ठीक। और 250 पे कितना है 240, 250 यहाँ पे है, 250 यहाँ पे, इसे थोड़ा सा नीचे करके चलेंगे तो ये आएगा, यानी ये वाला जो लाइन है एग्रीगेट डिमांड का, ये ऐसे आएगा। यानी देखा जाए तो सी और सी प्लस आई के बीच में, सी प्लस आई के बीच में कितने का मार्जिन है, आई का ही तो फर्क है सिर्फ, आई कितना है 20 है, सब में इक्वल डिस्टेंस आपको दिखेगा, यहाँ के बीच में जो है वो सब पे 20-20 का ही मार्जिन दिखेगा, ठीक। तो ये आप ये कह सकते हैं कि सी प्लस आई यानी एडी जो है, एडी और सी के बीच में जो कर्व बनेगा दैट इज पैरेलल बनेगा, यानी इनके बीच में इक्वल डिस्टेंस पे बनेगा। ये सी हो गया, ये सी प्लस आई हो गया, सी प्लस आई को और क्या कहते हैं, दैट इज एडी, एग्रीगेट डिमांड। तो आई होप कि एग्रीगेट डिमांड के बारे में आपको पूरी बात समझ में आ गई हो। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, डेफिनेशन लिखेंगे, एग्रीगेट डिमांड के चारों कंपोनेंट्स लिखेंगे, उन चारों कंपोनेंट्स में से अज्यूम करके दो को पिक करेंगे, दो को हटा देंगे, यहाँ पे सी प्लस आई लेंगे, और सी से इनकम लेवल जैसे जैसे बढ़ता जाता है, सी पे आप यहाँ पे लिखेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो कि जीरो इनकम लेवल पे ये जो होता है उसको ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं, सी बार से उसको डिनोट करते हैं, राइट। और इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस लेते हैं, दोनों को अगर हम प्लस करेंगे, सम अप करेंगे तो क्या आ जाएगा एडी, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, ठीक, जो यहाँ पे हमने यहाँ पे डिनोट किया है। और ये आई का एक ग्राफ है, एक ग्राफ पे आप तीनों कर्व आप देखते हैं कि एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस है आई, और ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, और ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर सी प्लस आई एडी। तो ये ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड के बारे में है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आते हैं एग्रीगेट सप्लाई, और आराम से इसको कर लो, फेयर कर लो इसको। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।